अपनी जो कोशिका कला है, कोशिका कला के 2 मॉडल है तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, तीसरा जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक मॉडल। एक सैंडविच मॉडल पढ़ा था और एक इकाई कला मॉडल पढ़ा था। सैंडविच मॉडल डेनियल व डेविसन ने दिया था, इकाई कला मॉडल है वो दिया था रॉबर्टसन ने। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक मॉडल या प्रतिरूप। यह मॉडल है या प्रतिरूप वो है सिंगर व निकोलसन ने दिया था। सिंगर व निकोलसन ने दिया था, यह मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने। इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन 2 प्रकार से पाया जाता है। इसमें प्रोटीन 2 प्रकार से पाया जाता है। इसमें प्रोटीन 2 प्रकार से पाया जाता है। बाहर की ओर बाह्य प्रोटीन होता है। बाहर की ओर बाह्य प्रोटीन होता है। बाहर की ओर बाह्य प्रोटीन होता है तथा फॉस्फोलिपिड की बीच बीच में समाकल प्रोटीन पाया जाता है। तथा फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में समाकल प्रोटीन पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में समाकल प्रोटीन पाया जाता है। समाकल प्रोटीन के कारण ही कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। समाकल प्रोटीन के कारण ही कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का अर्थ होता है ऐसी झिल्ली जिसमें से कुछ पदार्थ वो होकर दूसरे विलयन में जा सके। उदाहरण के लिए देखो, जैसे ये कोई भी विलयन है, इस विलयन में बीच में एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, वो रख दी। ठीक है, इस चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का अर्थ हो गया कि जो विलयन के दोनों जो
झिल्ली इसके दोनों ओर का जो विलयन है, उस विलयन के अंदर जो अणु है वो अणु इस पारगम्य झिल्ली से होकर दूसरी तरफ के जो विलयन है उसमें जा सके। तो ऐसी पारगम्य झिल्ली जो पदार्थों का चयनात्मक यानी चयन करके कुछ ही पदार्थों के अणुओं को इस झिल्ली से होकर दूसरी तरफ का जो विलयन है उसमें भेजे, वह झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली भी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। यह झिल्ली जल के अणुओं के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती है, यानी जल के अणु है वो कोशिका झिल्ली में से यानी एक कोशिका झिल्ली के पार है वो नहीं जा सकते। इसके बाद देखो, इसमें समाकल प्रोटीन जिन पदार्थों को अपने साथ जोड़कर कोशिका के अंदर पहुंचाता है उनके प्रति पारगम्य होता है तथा शेष के लिए ये झिल्ली अपारगम्य होती है। इसमें समाकल प्रोटीन जिन पदार्थों को अपने साथ जोड़कर कोशिका में पहुंचाता है, उनके लिए यह झिल्ली पारगम्य तथा शेष पदार्थों के लिए यह अपारगम्य होती है। शेष पदार्थों के लिए है अपारगम्य होती है। ठीक है, अब इस मॉडल जो तरल मोज़ेक मॉडल है इसके अनुसार वापस समझ लो एक बार। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली, इसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहले प्रकार के प्रोटीन है वो बाहर की ओर पाए जाते हैं और उन्हें बाह्य प्रोटीन कहा जाता है। तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन बाह्य प्रोटीन है, ये प्रोटीन बाह्य प्रोटीन कहलाते हैं जो कोशिका झिल्ली में बाहर की ओर पाए जा रहे हैं। ये बाह्य प्रोटीन। अब इन बाह्य प्रोटीन के जो अंदर की ओर है वो पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड, यानी यहाँ पर फॉस्फोलिपिड है वो पाए जाते हैं। ये फॉस्फोलिपिड का स्तर है। इस फॉस्फोलिपिड के स्तर में भी कहीं कहीं पर प्रोटीन के अणु हैं वो पाए जाते हैं। इन प्रोटीन को समाकल प्रोटीन कहा जाता है। समाकल प्रोटीन। और कोशिका झिल्ली की पारगम्यता है वो समाकल प्रोटीन के कारण ही होती है। ये प्रोटीन है वो कहलाते हैं समाकल प्रोटीन। और समाकल प्रोटीन के बीच में पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड के अणु। समाकल प्रोटीन है वो दूसरे विलयन में से अणुओं को अपने साथ जोड़ता है और उनको जोड़कर कोशिका के अंदर पहुंचा देता है। कोशिका के अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कोशिका है वो बाहर त्यागती है, तब भी ये समाकल प्रोटीन है वो कोशिका के अंदर वालों पदार्थों को जोड़कर कोशिका के बाहर पहुंचा देते हैं। ये बाह्य प्रोटीन। ये एक चित्र हो गया तरल मोज़ेक मॉडल का। तरल
मोज़ेक मॉडल। अब हेडिंग लगानी है कोशिका झिल्ली के कार्य। नंबर 1, कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। दूसरा कार्य है, यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। कोशिकांग है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को, संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ या संरचनाएं हैं वो कोशिकांग कहलाती है। क्योंकि कोशिका झिल्ली है वो कोशिका के चारों तरफ होती है, तो वो उनको भी सुरक्षा है वो प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट है, कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के परिवहन पर नियंत्रण रखा जाता है। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के परिवहन पर नियंत्रण रखा जाता है। नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है। यह दो प्रकार से होता है। यह नियंत्रण है वो दो प्रकार से होता है। यह दो प्रकार से होता है। यह दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार है निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन। इसमें कोशिका झिल्ली सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती है। इसमें कोशिका झिल्ली सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती है। इसमें कोशिका झिल्ली सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती है। इसमें पदार्थों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें पदार्थों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। दूसरा जो प्रकार है पदार्थों के नियंत्रण का वो है सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन।
सक्रिय परिवहन में है। इसमें कोशिका झिल्ली सक्रियता से भाग लेती है। इसमें कोशिका झिल्ली सक्रियता से भाग लेती है। कोशिका झिल्ली सक्रियता से भाग लेती है। इसमें श्वसन के दौरान बनी एटीपी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसमें श्वसन के दौरान बनी एटीपी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसमें पदार्थ के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसमें पदार्थ के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली की 3 कार्य हो गए। अगला चौथा कार्य है, शेडिंग लगानी है, नंबर 4। चौथा कार्य है, जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली में श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली में श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। पांचवा और लास्ट जो कार्य है कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को चारों ओर से घेरकर अंदर ग्रहण किया जाता है। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों के अणुओं को चारों ओर से घेरकर अंदर ग्रहण किया जाता है। इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब एंडोसाइटोसिस की क्रिया में ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है, जब एंडोसाइटोसिस में ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और जब तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है और जब तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है
तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस कहते हैं।